हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम कन्या सहायक, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और उसके बाद आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे जैसे आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में और पंचायती राज को हम डिटेल में देखेंगे। एक भी प्रश्न ना छोड़ पाए हम लोग इस तरीके से आज पढ़ने वाले हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि हर किसी स्टूडेंट को पंचायती राज के बारे में पता चले और वो अब एग्जाम में सही करके आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हर किसी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की, तो आज हम भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है किस तरीके से स्थापित की गई और इसमें कौन कौन सी समितियां थी, कौन से संविधान में प्रावधान किए गए, हर एक चीज़ को हम देखने वाले हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, हर एक चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे भारत के हिसाब से, और उत्तराखंड का हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसको भी हम एक अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक कराना संभव नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ भारत के पंचायती राज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये शब्द भी आप लोगों को कहीं पे देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना कि पंचायती राज व्यवस्था की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और सीधे से हम इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे, जब हम बात कर लेते हैं हमारे गाँव में क्या होता है, अगर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनका निपटारा कौन करता है। तो आप लोग कहेंगे कि पहले ऐसा होता था हमारे दादाजी लोगों के समय में कि गांव के ही कुछ लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर वो जो फैसला सुनाते थे वही मान्य होता था। तो दोस्तों वो जो व्यवस्था थी उसको हम पंचायत कहते थे, यानी कि 5 लोगों का समूह है जो कि जो गाँव के वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, 5 लोगों को बुलाते थे, वो फैसला को सुनते थे और उसके बाद फैसला देते थे। इस तरीके से वहाँ पर विवादों का निपटारा किया जाता था। तो इसी व्यवस्था को लागू करते हुए आगे को शुरू किया गया और धीरे धीरे करके यही व्यवस्था है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानी जाने लगी। पंचायती से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पंच, तो पंच मतलब 5, तो 5 लोगों का समूह होता था जो कि विवादों का निपटारा करता था। तो 5 लोगों का समूह पंचायती राज व्यवस्था कहलाता है। ये एक हमारे प्राचीन भारत में चला आ रहा था। और अगर हम प्राचीन भारत में भी देखें तो वैदिक सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा था, वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। उस समय जो विवाद हुआ करते थे, जो भी एक गांव है, एक क्षेत्र है, उसका जो समाधान करेगा वो कौन करेगा। कुछ सभाएं होती थी, जैसे कि एक का नाम था सभा, एक का नाम है सभा और दूसरे का नाम है समिति, और एक का नाम है विदत। ये कब की बात हो रही है दोस्तों? ये हो रही है वैदिक काल की। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, सबसे पहले वैदिक काल आता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इस काल में सभा, समिति और विदत हुआ करते थे और इसी के द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता था दोस्तों। धीरे धीरे करके समय बढ़ा और हम सीधे बात कर लेते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1800, ब्रिटिश काल में दोस्तों हम इसको देखेंगे 1870। तो 1870 में एक यहाँ पर वायसराय आया जो कि ब्रिटिश प्रतिनिधि था, जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है लॉर्ड मेयो को, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने स्थानीय स्वशासन को मंजूरी दे दी, स्थानीय स्वशासन को मंजूरी।
ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड मेयो ने 1870 में क्या किया, स्थानीय स्वशासन को मंजूरी दे दी। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे को हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ये भारत है, अगर हम इस पूरे गोले को भारत माने तो भारत के केंद्र पर, यहां पर बीच में कौन होगा, केंद्र होगा, केंद्र, और केंद्र पर कौन है दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट। केंद्र पर कौन है, मोदी सरकार है, और इस केंद्र के चारों तरफ कौन है, राज्य हैं, राज्य, और एक राज्य हमारा उत्तराखंड भी हम लोग मान लेते हैं। यहां पर उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में भी बहुत सारे क्या हैं, गांव हैं। यहां पर भी क्या है, बहुत सारे गांव हैं दोस्तों। अब अगर बात करूं मैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों केंद्र के द्वारा चलाया गया एक योजना है, जो कि भारत में स्वच्छता के लिए अभियान है। ये योजना जो है स्वच्छ भारत अभियान, ये केंद्र द्वारा परिचालित किया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे, इसके तहत जो शौचालय निर्माण की बात की गई, गांव में हर एक घर में, हर घर में क्या किया गया, शौचालय निर्माण। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घरों में शौचालय निर्माण की बात की गई थी। तो ये शौचालय निर्माण ये केंद्र के द्वारा योजना थी, और ये कहां पर आके समाप्त हुई, ये हर एक घरों में। और इस घर पर इस शौचालय निर्माण की जो जिम्मेदारी उठाई, वो किसने उठाई दोस्तों, यहाँ पर ये जो गांव हैं और गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, गांव का जो ग्राम प्रधान है, उसको ये व्यवस्था दी गई कि आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने गांव में इस व्यवस्था को लागू करवाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो केंद्र के द्वारा, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं, उसको ग्राम स्तर तक पहुंचाने का, देश के हर एक कोने पर पहुंचाने का जो काम है, वो कौन कर रहा है, वो छोटे छोटे निकाय कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले केंद्र से ये राज्य में आया, राज्य से फिर कहां पर गया, जिले में गया, जिले से ये कहां पर गया, ब्लॉक में गया, और ब्लॉक से ये सीधे कहां आ गया, गांव में आ गया। तो यानी कि कोई भी योजना इस तरीके से चल के लास्ट अंतिम में कहां पर पहुंच रही है, गांव में पहुंच रही है। और गांव में कौन देख रेख कर रहा है, उसकी ग्राम प्रधान। दोस्तों कोई भी अगर हम बात करें, मेरा गांव है और आपका गांव है, दो लोगों का गांव है, तो मैं अपने गांव में हर किसी को जानता हूं और हर किसी के बारे में परिचित हूं, अपने गांव के क्षेत्र से परिचित हूं, उसका भूगोल से परिचित हूं, हर एक चीज़ से परिचित हूं। लेकिन आप लोग मेरे गांव से परिचित नहीं होंगे। तो क्या मेरे गांव का स्वशासन शासन आप लोग चला सकते हैं? नहीं दोस्तों, मेरे गांव का स्वशासन मैं चला सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं गांव को अच्छी तरीके से जानता हूं। गांव की विकास किस प्रकार से करना है, गांव में देखरेख किस प्रकार से करनी है, गांव की हर एक चीज़ को बारीकी से मैं अगर जानता हूं, तो इसका अच्छी तरीके से जो प्रशासन है वो कौन संभाल पाएगा, जो कि गांव को जानता है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था कही जाती है कि गांव का शासन गांव के लोगों के द्वारा ही चलाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय लोगों के द्वारा अपना शासन चलाना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकेंद्रीकृत, अब अभी देखो यहाँ पर केंद्र है और केंद्र से ये योजनाएं अलग अलग राज्यों में चले गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर विकेंद्रीकृत देख रहे हैं, विकेंद्रीकृत या फिर विकेंद्रीकरण, इसको हम विकेंद्रीकरण कहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो विकेंद्रीकरण हो रहा है किसी भी योजना का, यही उद्देश्य है इस पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन का। यानी कि विकेंद्रीकरण करना, किसी भी योजना का विकेंद्रीकरण करना स्थानीय स्वशासन का क्या है, उद्देश्य है दोस्तों। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि विकेंद्रीकरण करना। अब ये लॉर्ड मेयो ने जो भी शासन प्रशासन केंद्र की तरफ से संचालित किया जाता था, उसके लिए इसने ये सोचा कि गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसलिए क्या किया, इसने स्थानीय स्वशासन को मंजूरी दे दी। उसके बाद बात आती है 1882 की। 1882 की, इसमें एक व्यक्ति आता है
एक वायसराय आता है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, दोस्तों हम लोगों ने लॉर्ड रिपन के बारे में देखा, और इस लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसने क्या किया, स्थानीय स्वशासन बोर्ड का गठन किया। स्थानीय स्वशासन बोर्ड का गठन कर दिया, यानी कि अब इसको संवैधानिक मान्यता दे दी इसने। संवैधानिक मान्यता उनके अनुसार, ब्रिटिश शासन के अनुसार अगर हम बात करें, क्योंकि संविधान तो उस समय लिखा नहीं गया था, तो ब्रिटिश का संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। और इस लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों ये बात थी 1882 की। उसके बाद हम बात करेंगे सीधे अपने भारत का, जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद किस तरीके से भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय गांधी जी का भी एक सपना था कि स्थानीय स्वशासन का, ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के इस सपने को पूरा करने के लिए जो संविधान सभा निर्मात्री थे, उनके द्वारा भारत के संविधान में एक प्रावधान किया गया। और वो प्रावधान किया गया, भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ऐड कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने पढ़े हैं, नीति निर्देशक तत्व, तो अभी हम देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व की बात अगर हम करें दोस्तों, तो उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि था अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसमें जोड़ा गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत क्या कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। और ये जो प्रावधान है ये कहां पर है, नीति निर्देशक तत्व में। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की ये खासियत होती है कि ये बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है मतलब का कहने का मतलब ये है कि जैसे नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई करे, हर राज्य करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यानी कि यहाँ पर कोई एक प्रकार का कानून नहीं है और जिसमें कंपलसरी होगा, ऐसी बात यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व में नहीं लिखी गई है। तो नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं। जिस कारण ये जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात थी दोस्तों, ये धरातल पर नहीं उतर पाई। जब ये धरातल पर नहीं उतर पाई तो उसके बाद 1950 के बाद जब अलग अलग सरकारें आई, तो हर एक सरकार के द्वारा समितियां बैठाई गई इन पंचायतों के गठन की बात करने के लिए। तो सबसे पहले पंडित नेहरू के शासन के समय में 1957 में पहली समिति बैठी, उसको अब हम देख लेते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे पंचायतों का विकास किस प्रकार से होता है। ये पंचायती राज का विकास, पंचायती राज का विकास। तो आप लोग भी हेडिंग डालेंगे, पेन और पेपर लेके आप लोग बैठे होंगे, मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे तभी कोई चीज़ है आप लोग एग्जाम में रिवीजन कर पाएंगे। दोस्तों जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको लिखा करें, नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाया करें और अच्छी तरीके से उसको लिखा करें। जब भी समय मिले उसको रिवीजन कर दिया करें, और जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी करते रहें मेरे साथ में, तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम पंचायती राज के विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर समितियों का गठन किया गया। तो पहली समिति आप लोग लिखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति।
अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इनका नाम लिख लें। और ये जो समिति गठित की गई थी 1957 में की गई थी। आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है। अभी पटवारी लेखपाल का जो पहला पेपर हुआ था, जो लीक हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से एक प्रश्न पूछा गया था सीधे समिति से, अशोक मेहता समिति, मेरे ख्याल से उसमें पूछा गया था। उसके बाद दूसरा आप लोग लिखेंगे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और ये अशोक मेहता समिति कब आई दोस्तों? 1977 में। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें 20 जोड़ देना है, ठीक है। तो 20 साल के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। उसके बाद आई आपकी GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति। और ये जो समिति है दोस्तों, ये कब आई? तो इसका काल आप लोगों ने लिखना है 1985 में। 1985 में ये समिति का गठन किया गया। उसके बाद GV.K. राव के बाद LM सिंघवी समिति आई। और ये LM सिंघवी समिति दोस्तों एक साल बाद 1986, इसमें आप लोग एक जोड़ेंगे तो 1986 में इसका गठन यहाँ पर किया गया था। दोस्तों पांचवी समिति आप लोग लिखेंगे PK थुंगन समिति। और ये कब आई? 1988 में आई। और छठी समिति है जिसका नाम है गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति, तो इसका काल भी 1988 है। तो ये बात है जो कि आप लोगों को इतनी 6 समितियों के बारे में ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहाँ पर जो 1988, 86 लिख रखा है, आप लोगों को हो सकता है किसी और बुक में दूसरा भी देखने को मिले। यहाँ पर 1989 भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर भी 1989 देखने को मिल सकता है, लेकिन 1988 ही है जो कि सही माना जाएगा, क्योंकि ये जो बुक का मैं रेफरेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की जो M लक्ष्मीकांत बुक है, उसका रेफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस बुक में 1988 है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत होना अगर आप लोगों को कहीं दूसरी जगह कोई दूसरी चीजें देखने को मिले तो, ठीक है ना। अब हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले, और जो भी समिति इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके मुख्य प्रावधानों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वहां से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति पंडित नेहरू के शासनकाल में यहाँ पर बैठी गई थी। और इस समिति ने यहाँ पर रिपोर्ट कब सौंपी? तो इसने नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और ये पेश केंद्र सरकार को की थी। और इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी सिफारिश ये थी कि सबसे पहले आप लोगों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस समिति ने बात की। विकेंद्रीकरण का मतलब वही है जो कि अभी हम लोगों ने देखा, अगर कोई केंद्र पर योजना चलाई जा रही है तो उसका जो लाभ है वो योजना जो है वो हर एक केंद्र के बाद हर एक गांव में जानी चाहिए। यानी कि केंद्र के द्वारा चलाई गई योजना का क्या हो रहा है, यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। और दूसरी बात, इसने कौन सी सिफारिश की थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, इसने ऐसी सिफारिश की थी दोस्तों। और ये 3 स्तर कौन कौन से होंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 स्तर कौन कौन से होंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम स्तर होगा दोस्तों, ग्राम स्तर। और दूसरा होगा माध्यमिक स्तर,
माध्यमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर, इसको हम ब्लॉक स्तर भी कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर, और तीसरा है जिला स्तर। ठीक है ना। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा दोस्तों। जो गांव है, गांव वाले क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और माध्यमिक स्तर पर यहां पर कौन सा गठन किया जाएगा? पंचायत समिति, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक, हाँ ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का यहां पर गठन किया जाएगा। और यहां पर जिला पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो, यहां पर ग्राम पंचायत में सदस्य चुने जाएंगे, यहां पर सदस्य चुने जाएंगे, यहां पर भी सदस्य होंगे और यहां पर भी सदस्य होंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इनका चुनाव। ये जो सदस्य हैं ये कैसे चुनकर आएंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत है, इसके जो सदस्य होंगे दोस्तों, ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनकर आएंगे। ये कैसे आएंगे दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं, सीधे अपने ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं, यानी कि हम जनता वोट देती है तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। और अगर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किसी एक को चुना जाता है तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहां पर देखो, जो ये पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर, इसके जो सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। और ये जिला पंचायत में भी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाएंगे। ये बात यहां पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में कही गई थी दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को इसमें ध्यान में ये रखना है। इसके बाद जनवरी 1958 में, जनवरी 1958 में एनडीसी द्वारा स्वीकृत, एनडीसी का मतलब क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों ये जो सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, इसको केंद्र की एनडीसी ने, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा इस सिफारिश को मान लिया गया था, यानी कि स्वीकार कर लिया गया था। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 1958 की बात। ठीक है ना। और इसमें यह कहा गया था, ये जो एनडीसी है, इसने ये जो पंचायती राज का गठन करने की बात कही गई थी, ये राज्यों को दे दी गई थी। यानी कि पंचायतों का गठन कौन करेगा? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल है जो कि क्या करेगी? इस पंचायती राज व्यवस्था का गठन अपने अपने राज्यों में करेगी। यानी कि इसने सीधे सीधे राज्यों को सौंप दिया कि आप लोग क्या करें, अपने अपने राज्यों में ग्राम पंचायतों का क्या करें? गठन करें दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले इन ग्राम पंचायतों का, इस ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। तो राजस्थान आप लोगों को ध्यान में रखना है। और राजस्थान में भी कौन सा जिला? नागौर जिला दोस्तों। राजस्थान में भी कौन सा? नागौर जिला है, जहां पर पंचायती राज का गठन कर दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के बाद। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर 2 अक्टूबर 1959। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर?
नागौर जिला में क्या कर दिया गया, पंडित नेहरू द्वारा देश का पहला पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि देश का पहला पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा जिला कौन सा है, तो नागौर जिला है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सेकंड भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला तो हर बार पूछा जाता है, पहला हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। अगर आप लोगों का पेपर थोड़ा सा टफ बना लिया जाए तो आप लोग सेकंड को भी ध्यान में रखेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 1 नवंबर 1959 इसमें आप लोग डेट लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति से ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार बलवंत राय मेहता समिति भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से इतने प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश करना, क्योंकि इतनी आदत होनी चाहिए कि 1 घंटा 2 घंटा आप लोग बैठ सके किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन देखा जाता है। हमारी आदत ये हो चुकी है, हम शॉर्ट्स वीडियो में देखते रहते हैं और 1-1 मिनट या फिर 30-30 सेकेंड में ही हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन आदत ये होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटे में भी हम पढ़ने की आदत हमारी होनी चाहिए। तो इससे आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और इस क्लास को आप लोग थोड़ा सा लंबा है जो कि देखेंगे। और तो चलिए अब देखते हैं आगे को। हम पंचायती राज में हम अशोक मेहता समिति की बात कर लेते हैं, जो कि दूसरी समिति थी। अशोक मेहता समिति ये कब आई थी, 1977 में आई थी। ये हम लोगों ने अभी देख लिया, ठीक है। 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी। और इसका गठन दोस्तों, इसका गठन कब किया गया, दिसंबर 1977 में। दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, अगस्त 1978 में, 1 साल बाद, अगस्त 1978 में इसने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद क्या की, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और इसने कुछ सिफारिशें दी, जिस प्रकार बलवंत राय मेहता समिति ने भी दी थी। इसने भी अपनी कुछ सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को आप लोग देखना। और इसने क्या सिफारिश दी थी इसको आप देखना। द्विस्तरीय बात की थी इसने, दोस्तों इसने द्विस्तरीय समिति की द्विस्तरीय पद्धति की बात की थी। समिति नहीं, पद्धति। अभी हम लोगों ने देखा 3 स्तर, लेकिन ये बात कर रहा है 2 स्तर की। एक होगा जिला परिषद, जिला परिषद, और दूसरा है मंडल परिषद। आप लोगों से इनका नाम नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है इसमें सिर्फ इतना पूछते कि इसने कैसी सिफारिश की थी, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय या फिर 3 स्तरीय। तो इसने 2 स्तरीय पद्धति की यहाँ पर सिफारिश की थी। दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसके बाद यहाँ पर अभी तक संवैधानिक दर्जा तो दिया नहीं गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, कुछ और राज्य थे जहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। और जब ये राज्यों को सौंपा गया था तो हर एक राज्य ने इसको अपनाया नहीं था। और किसी राज्य ने तो इसको 2 स्तर में अपनाया था, किसी ने इसको 4 स्तर में भी अपनाया था, और किसी ने इसको 3 स्तर में भी अपनाया था। राजस्थान ने इसको 3 स्तर में ही अपनाया था, बलवंत राय मेहता को। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 1959 में अपनाया था, 1959 में। फिर 1959 के बाद
ये जो समितियां हैं उनका गठन राज्यों में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 1962 में हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन का युद्ध हो जाता है। 1965 में फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं 1975 के आसपास में यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, जो कि इंदिरा गांधी के समय में लग जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो राज्य हैं वो व्यस्त रहे इन चीज़ों में। केंद्रीय जो ये देश विदेश की घटनाएं चल रही थी, और इसमें तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो तब तो देश का हर एक चीज़ यहाँ पर क्या कर दी गई थी, प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो कैसे संभव हो पाता? तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाई, इसलिए 1977 में अशोक मेहता का गठन किया गया और उस समिति ने यहाँ पर 2 स्तर की पद्धति की रिपोर्ट यहाँ पर पेश की। ठीक है, 1977 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 स्तर की पद्धति की इसने रिपोर्ट पेश की। तो कुछ राज्य हैं जैसे कि कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने इसकी कुछ कदम उठाए, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कुछ कदम इन लोगों ने क्या किया, उठाने यहाँ पर शुरू किए। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, फिर वो भी गिर जाती है। उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार आती है। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार, फिर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से इन व्यवस्थाओं को है जो कि अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा था। दूसरा कारण ये था कि संवैधानिक इनको दर्जा नहीं दिया गया था। जब संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है तो कोई भी कानून अपनाएगा कैसे? तो उनकी मर्जी पर काम चल रहा है राज्यों की, तो राज्य इसको अपना भी सकते हैं, नहीं भी अपना सकते हैं। तो इन समितियों का यहाँ पर कोई ऐसा निर्णय देखने को नहीं मिला या फिर ऐसा प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला जिससे कि पंचायती राज्यों का गठन किया गया हो। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को अशोक मेहता राय समिति तक देखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों GVK राव मेहता समिति। GVK राव 1977 के बाद GVK राव समिति आती है। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे GVK राव 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके द्वारा 1985 में GVK राव समिति का गठन कर दिया जाता है। लेकिन ये समिति भी ज़्यादा यहाँ पर इसकी सिफारिशें आप लोगों को याद कर देनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं और ऐसी कुछ सिफारिशें विशेष थी भी नहीं जिनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद LM सिंघवी समिति आती है। LM सिंघवी समिति, और ये कब आती है दोस्तों? 1986 में आती है। तो 1 साल के बाद ही LM सिंघवी समिति का यहाँ पर गठन कर दिया जाता है और इसने एक सिफारिश दी थी जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है या फिर आप लोगों को इसको याद करना है। इसने ये कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसने सिर्फ ये कहा कि जो पंचायती राज संगठन है इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी कि इनको मान्यता दे दी जानी चाहिए। इसने सिर्फ सिफारिश कर रखी है, तो इस सिफारिश को अब धीरे धीरे करके इस पर काम किया जाएगा। तो 1986 की हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों LM सिंघवी की। तो एक ही पॉइंट है जो कि आप लोगों को इससे ध्यान में रखना था LM सिंघवी से, कि इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात पंचायती राज संगठनों को दी थी। उसके बाद PK थुंगन समिति आती है। PK थुंगन, और PK थुंगन समिति 1988 राजीव गांधी के समय ही ये आती है फिर से, और इसी के बाद राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर सत्ता पलट है जो कि हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर ये जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर 1988 की बात करेंगे तो इसने भी संवैधानिक मान्यता की बात की थी, और इसने दूसरी बात की थी
इसका जो कार्यकाल होना चाहिए, इसने 5 वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश की थी। यहां पर आप लोग लिखेंगे कि ये सिफारिशें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसने क्या सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। और इसके अलावा ये तो पहला है। दूसरा, इसने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, इस समिति ने ये बात भी कही कि जो पंचायती राज होंगे उसमें SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी बात यहां पर पीके थुंगन समिति ने सिफारिश की थी। उसके अलावा यहां पर इसने एक और बात कही थी कि वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। अब देखो, पंचायती राज तो बन जाएगा, लेकिन पंचायती राज को वित्त का बंटवारा कैसे किया जाएगा, यानी कि उसको फंड कैसे दिया जाएगा, उसको पैसा कैसे दिया जाएगा। जब तक किसी इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ये बात पीके थुंगन समिति ने यहाँ पर सिफारिश की थी। तो इतनी बात है जो कि अभी तक आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक और समिति जिसका नाम है गॉडगिल समिति, जो कि पंचायती राज के संबंध में अंतिम समिति मानी जाती है। गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति 1988-89, ठीक है। और इसकी सिफारिशें भी वही थी जो कि पीके थुंगन ने कही थी, लेकिन इसने एक नई सिफारिश जो कि राज्य चुनाव आयोग की बात की थी। इसने क्या बात की थी, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। इस समिति ने यह कहा था कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए और ये राज्य चुनाव आयोग क्या करेगा, पंचायती राज जो संस्थान हैं उनका क्या करेगा, चुनाव आयोजित कराएगा। तो इसके बाद ये जो सिफारिश है ये गॉडगिल समिति के द्वारा 1988 में कही गई थी। ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 1988 तक हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। 1988 तक हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 1909 यहाँ पर क्या क्या बातें हो चुकी हैं कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए। ये बात हम लोगों ने देख ली कि हर एक समिति क्या कह रही है कि जो ये पंचायती राज है इनको संवैधानिक मान्यता दे दिया जाना चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कि संवैधानिक दर्जा देने की यहाँ पर सिफारिशें अब शुरू हो चुकी हैं और जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, वो इसको लागू करने के लिए तत्पर है। और राजीव गांधी है जो कि अब यहाँ पर क्या करते हैं, कदम उठाते हैं, संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं। कब? 1989 में। 1989 में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार 1989 में संविधान में 64वां संविधान संशोधन पेश करते हैं। संविधान संशोधन ये करने की बात करते हैं। और ये जो संविधान संशोधन है दोस्तों, ये सिर्फ लोकसभा में पारित हो पाया, लोकसभा में पास हो गया था ये, और राज्यसभा में फेल हो गया था, यानी कि राज्यसभा से ये पास नहीं हो पाया दोस्तों। अब कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसके कारण राज्यसभा से इसको हरी झंडी नहीं मिल पाई, जिस कारण ये जो राजीव गांधी का प्रयास था, पहला प्रयास संवैधानिक दर्जा देने का, वो विफल हो चुका था। उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार यहाँ पर चली जाती है तो फिर आती है यहाँ पर वीपी सिंह की सरकार। वीपी सिंह की सरकार है जो कि यहाँ पर आती है, वीपी सिंह की सरकार यहाँ पर आती है, ठीक है ना। वीपी सिंह 1989 की ही बात है, वीपी सरकार। तो
इनकी सरकार भी यहाँ पर 1 साल के अंदर ही गिर चुकी थी, क्योंकि ये बहुमत सिद्ध नहीं हासिल कर पाए थे, जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। और ये वीपी सिंह जो थे वो जनता पार्टी के थे। उसके बाद जब इनकी सरकार गिर चुकी थी तो फिर कांग्रेस की सरकार दोबारा आई, और कांग्रेस में यहाँ पर नरसिम्हा राव की सरकार है जो कि यहाँ पर बनती है। तो नरसिम्हा राव आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, पीएम हैं ये। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, सितंबर 1991 में एक विधेयक पेश किया, एक विधेयक पेश किया इन्होंने। और ये जो विधेयक है इसको नाम दिया 73वां संविधान संशोधन। तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब ये अधिनियम बनेगा दोस्तों। और ये अधिनियम कब बनेगा? 1992 में। 1992 में ये अधिनियम नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया और संविधान में ये पारित संसद में ये पारित किया गया। और जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी संशोधन अधिनियम है वो सबसे पहले लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा के द्वारा भी उसको पास कर दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर होंगे, और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वो फिर क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये चीज़ है जो कि हम 73वां संविधान संशोधन 1992 में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा में ये कब, लोकसभा से कब पास हुआ। तो आप लोग लिखेंगे 22 दिसंबर 1992 में। 22 दिसंबर 1992 में ये लोकसभा में आया, और राज्यसभा में एक दिन बाद 1992, 23 दिसंबर 1992 में ये राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति, दोस्तों आप लोगों को राष्ट्रपति का नाम भी याद करना है, शंकर दयाल शर्मा ने इस संशोधन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। और ये हस्ताक्षर कब किए दोस्तों? 20 अप्रैल 1993 में। दिसंबर में तो ये राज्यसभा में पास हुआ, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसको हस्ताक्षरित कर दिया गया। जब दोस्तों कोई भी अधिनियम हस्ताक्षर कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद वो लागू हो जाता है। तो इसको प्रभावी कब बनाया गया और ये लागू कब हुआ दोस्तों? ये लागू हुआ 24 अप्रैल, 4 दिन बाद 1993 को। ये जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, ये लागू हो गया। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी हुआ? तो इसको आप लोग प्रभावी भी बोल सकते हैं, लागू भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप लोगों के पेपर में आएगा आप लोग उसको करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अब 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाने लगा है। तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तब से पंचायती राज दिवस। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को अभी तक ध्यान में रखनी है। इस 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आप इसके बाद इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। पंचायती राज दिवस भी आप लोगों से पूछा है दोस्तों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, लाया गया। और लोकसभा में 22 दिसंबर को, राज्यसभा में 23 दिसंबर को और 20 अप्रैल 1993 को शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसको हस्ताक्षरित करके अधिनियमित कर दिया गया। और पीवी नरसिम्हा राव की यहाँ पर सरकार थी। तो यहाँ पर भी ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे?
तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग अभी तक टिके हैं या नहीं है, ये बात आप लोग मुझे बताएं। और देखो यहाँ पर से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में करा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों के एग्जाम में जरूर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसेंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। अब हम 73वां संविधान संशोधन देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन, जब भी संविधान संशोधन होता है दोस्तों, संविधान संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यहां पर क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है इसमें। और अगर हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन की, तो इसमें भारत के संविधान में कुछ बातें लिखी गई, और कुछ बातें क्या लिखी गई, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, एक तो भाग जोड़ा गया इसमें, दूसरा इसमें जोड़ा गया अनुसूची, और तीसरा इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद। ये आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें कुछ विषय हैं जो कि इनके लिए तय कर देगी, विषय वस्तु। तो अगर हम भाग की बात करेंगे दोस्तों, तो 9वां भाग, तो अभी तक हमारे संविधान में कितने भाग थे, 8 भाग थे, अब यहां पर 9वां भाग है जो कि जोड़ दिया गया दोस्तों। उसके बाद यहां पर अनुसूची जोड़ेगी, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 243 से 243 ओ, या फिर आपको अणव देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आप लोग इसको ये कहेंगे अंग्रेजी में 243 ओ। तो ये टोटल कितने अनुच्छेद हो रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे हैं 16 अनुच्छेद। तो 16 अनुच्छेद है जो कि इसमें टोटल जोड़े गए थे, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसमें कुल 29 विषय है जो कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में ऐड किए गए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद और आगे को हम देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और देखेंगे इस अधिनियम के तहत और क्या बातें हुई। जो अभी तक हम लोग अनुच्छेद 40 देख रहे थे कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए, अभी हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों में देखा था, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन की बात जो की गई थी, उसको अब यहाँ पर संवैधानिक मान्यता दे दी गई, ठीक है। के तहत पंचायती राज को व्यावहारिक रूप प्रदान। तो यहां पर व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया, और दूसरी बात क्या कहा गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है जो कि अब यहां पर हो चुका है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने का मतलब क्या है कि अब यहां पर बाध्य है, हर एक राज्य क्या है, बाध्य है कि वो अपने राज्य में क्या करेगा, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगा, यानी कि अब कंपलसरी हो चुका है। और जब कंपलसरी हो चुका है तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उसको अब हम देखते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ और चीजें जो कि 73वां संविधान संशोधन में लिखी गई हैं, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। तो विशेषताएं में सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसमें त्रिस्तरीय
व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ग्राम स्तर है एक तो है ग्राम स्तर, दूसरा है ब्लॉक स्तर और तीसरा है जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यहां पर ग्राम पंचायत होगी और यहां पर क्षेत्र पंचायत होगी और यहां पर जिला पंचायत होगी। और ये जो ग्राम स्तर है ये सबसे छोटा स्तर है। आप लोग त्रिस्तरीय को इस तरीके से देखेंगे कि सबसे नीचे वाले स्तर पर, सबसे नीचे वाले स्तर पर ये ग्राम है, उसके ऊपर क्या है ब्लॉक स्तर है और सबसे ऊपर क्या है जिला स्तर है। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है दोस्तों, तो ये निम्न स्तर हो गया और ब्लॉक जो हो गया वो मध्य स्तर हो गया और जिला जो हो गया वो उच्च स्तर की प्रणाली यहाँ पर हो चुकी है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे निम्न स्तर में कौन सी है, वो है ग्राम पंचायत। तो इतनी बात आप लोगों को अभी तक ध्यान में रखनी है और क्या बातें हैं उसको हम लोग अब आगे को देखते हैं। दोस्तों इसमें 3 स्तर तो हैं, लेकिन इसमें नोट करके आप लोग एक चीज और लिखेंगे, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर मध्यम स्तर जरूरी नहीं है। मतलब इसका क्या है, अगर कोई राज्य है दोस्तों, उसकी जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है, तो 20 लाख से अगर कम है तो उसमें ये जो ब्लॉक स्तर है ये ना भी हो तो काम चल जाएगा। यानी कि वहां पर फिर सिर्फ ग्राम स्तर और जिला स्तर ये 2 ही व्यवस्थाएं काम करेंगी, ये ब्लॉक स्तर वाले काम वहां पर नहीं करेंगे। कहां पर, जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या होगी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अलावा आप लोग लिखेंगे, पहली जो विशेषता हम लोगों ने लिखी वो त्रिस्तरीय व्यवस्था लिखी। अब दूसरी व्यवस्था हम लोग लिखेंगे दोस्तों इसका चुनाव। तो यहां पर चुनाव देखेंगे दूसरी व्यवस्था में, चुनाव। तो दोस्तों इसका जो चुनाव होगा ग्राम पंचायत में तो सदस्य चुन के आएंगे यहां पर, और क्षेत्र में भी सदस्य आएंगे दोस्तों, और जिला में भी सदस्य। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत है उनके जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा, तो उनका चुनाव होगा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, और इनके सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा, प्रत्यक्ष, और इनका भी चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा। प्रत्यक्ष विधि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डायरेक्टली जो जनता है, अगर हम बात करेंगे गांव में, ये गांव है तो गांव में ये जनसंख्या है, ये क्या करेगी, अपने में से किसी एक को उठाकर लाएगी और इसको फिर मान लिया जाए ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति को इसने क्या किया, वोट दिया, और ये फिर वोट देने के बाद क्या बन गया, इस ग्राम पंचायत का सदस्य बन गया। ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी कि प्रत्यक्ष व्यवस्था क्या होती है। अब देखो इसमें ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनेगा, इसमें भी जो सदस्य इसमें से एक अध्यक्ष बनेगा और इसमें से भी एक अध्यक्ष बनेगा, और ये जो अध्यक्ष बनेगा इसको हम ग्राम प्रधान कह देते हैं, ग्राम प्रधान। और इसमें जो ब्लॉक स्तर पर बनता है उसको ब्लॉक प्रमुख कह देते हैं,
और ये जो जिला पंचायत है इसको जिला प्रमुख कह देते हैं दोस्तों, जिला प्रमुख इसको कह देते हैं। तो इनका जो चुनाव है, इसके जो अध्यक्ष का चुनाव है और इसके अध्यक्ष का चुनाव, इन दोनों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो जिला पंचायत है और जो क्षेत्र पंचायत है, इनके जो प्रमुख होंगे, ये जो सदस्य चुन के आ रखे हैं, इनमें से कोई एक इनका अध्यक्ष चुना जाएगा। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? ये जो सदस्य हैं, मान लिया जाए इसमें से 5 सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत में मान लिया जाए 5 सदस्य हैं, इन 5 में से एक को चुना जाएगा जो कि इसका अध्यक्ष होगा। और इस एक का चुनाव कौन करेगा? ये 5 करेंगे। यानी कि हम लोगों ने, जनता ने चुना किसको? सदस्य को। और सदस्य ने किसको चुना? अध्यक्ष को। तो इस विधि को हम कह देते हैं अप्रत्यक्ष विधि। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा वो कैसे होगा? ये राज्य विधानमंडल द्वारा तय होगा। राज्य विधान मंडल द्वारा तय विधि। राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी तय होगा उसके तहत ये जो ग्राम प्रधान का ये जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये वाला पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव किस विधि से किया जाता है। और चुनाव की जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया की देखरेख के लिए, जो भी चुनाव की प्रक्रिया की देखरेख होगी, तो ये देखरेख किसके द्वारा की जाएगी? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। और इसमें एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त, ये निर्वाचन आयुक्त कौन होता है दोस्तों? ये राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होगा, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा की नियुक्ति। और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। तो इसकी देखरेख में ये सारे काम होंगे जो कि चुनाव के आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों, चुनाव के बाद अगली विशेषता इसकी क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। चुनाव के बाद आरक्षण। दोस्तों पंचायती राज में ना SC, ST और महिला, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कितना परसेंट? 33%। ठीक है, 33%। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कार्यकाल। कार्यकाल, तो आप कार्यकाल में ये देखेंगे कि जो पहली बैठक है, पहली बैठक से 5 वर्ष, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और शुरुआत का दिन किस दिन माना जाएगा? जिस दिन पहली बैठक होगी, जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होगी उस दिन से 5 वर्ष तक है जो कि ये कार्यकाल इसका माना जाएगा। और दोस्तों इसका विघटन भी किया जा सकता है। विघटन मतलब ये जो, अगर आपके गांव में कोई ग्राम पंचायत है वो चुनकर आता है, अगर आप लोगों को उसको हटाना है तो आप लोग हटा सकते हैं। यानी कि 5 साल से पहले उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। जब समाप्त हो सकता है तो उस स्थिति में क्या होगा? दोबारा चुनाव होंगे। दूसरा ग्राम प्रधान है जो कि चुनकर आएगा। तो ये जो कालक्रम है, इसके बीच का जो अवधि है वो सिर्फ 6 महीने की होनी चाहिए। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव, यानी कि 6 माह के अंदर क्या हो जाने चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए। कार्यकाल के बाद दोस्तों हम देखेंगे योग्यता। अगर आप लोगों की उम्र 21 वर्ष है तो 21 वर्ष है तो आप लोग इस जो ग्राम पंचायत है, पंचायती राज है, इसका चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं। यानी कि 21 वर्ष है जो कि इसकी आयु मानी गई है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या?
शक्तियां, तो दोस्तों ये इनको जो शक्तियां दी जाती है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान की जाती हैं इनको जितनी भी शक्तियां हैं। और उसके बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा पंचायती राज के लिए। और वित्त आयोग का काम क्या होगा? वित्त का बंटवारा करना, वित्त का बंटवारा करना। तो ये सारे काम हैं जो कि वित्त आयोग के द्वारा किए जाएंगे। तो इतनी बात है जो कि दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे की ओर, और फिर अब हम इसको समाप्ति की ओर चलेंगे। थोड़ी सी अनुसूची देख लेते हैं और उसके बाद हम देख लेंगे अनुच्छेद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने बात की थी कि इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी, और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें 29 विषय है जो कि पंचायती राज को दे दिए गए थे। 11वीं अनुसूची में कितने विषय दे दिए गए थे? 29 विषय है जो कि यहाँ पर प्रदान किए गए थे। अब ये 29 विषयों में से कुछ विषय आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, जैसे कि खादी, ग्राम उद्योग, जैसे पशुपालन है, सिंचाई है, जैसे जो गांव में बाजार लगता है या फिर मेला लगता है, उसकी देख रेख, या फिर इससे जो भी कर मिलेगा, जो भी टैक्स मिलेगा वो ग्राम को मिलेगा, उस ग्राम पंचायत को मिलेगा। ये सारे काम हैं जो कि इसके हैं। सफाई काम करना, और प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करना, प्राथमिक विद्यालय और पुस्तकालय। गांव में एक पुस्तकालय होगा। ये हर एक काम है जो कि इसको सौंपे गए हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास का काम इसको सौंपा गया है, बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, अभी हम लोगों ने 1 2 7 8 देख लें लगभग। तो इस तरीके से पूरे 29 हैं। आप लोगों से विषय ज़्यादा नहीं पूछे जाते, यही ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बाजार, मेला, ये वाली चीज़। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसी का, और जिसका नाम है अनुच्छेद। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद जोड़े गए थे। इन अनुच्छेद को अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अब हम देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 243 से 243 से 243 ओ तक। अब यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे 243 और 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई, और फिर 243 एफ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 243 जी, और फिर एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ये सभी 243 हैं आगे से, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि 16 अनुच्छेद हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में नहीं रखने हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आप लोगों को पहला ही याद करना है कि इसमें परिभाषा के बारे में बात कर रखी है। और परिभाषा किसकी? पंचायती राज की परिभाषा। 243 में पंचायती राज की परिभाषा के बारे में बात की गई है। पंचायत ए में अगर हम बात करेंगे तो ग्राम सभा की यहाँ पर बात की गई है, ग्राम सभा। बी में दोस्तों यहाँ पर पंचायतों का संविधान, पंचायतों का संविधान, इसके बारे में बात की गई है। सी में पंचायतों का गठन। डी में पंचायतों में आरक्षण। डी में पंचायतों के लिए जो आरक्षण है वो इसमें कहा गया है। ई में कार्यकाल,
ई में कार्यकाल के बारे में बात कर रखी है, और एफ में योग्यता की, जो अभी हम लोगों ने देखा, योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होना चाहिए, कार्यकाल होना चाहिए 5 वर्ष, आरक्षण 33%। ठीक है, तो इस प्रकार से। और जी और एच आप लोगों को याद करना है, क्योंकि इन दोनों में शक्तियों के बारे में बात कही गई है। जो भी हम लोगों ने शक्तियां देखी राज्य विधानमंडल के द्वारा इनको दी जाती है। उसके बाद आई हम लोगों देखेंगे कि इसमें वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है, वित्त आयोग का गठन इसमें किया जा रहा है। जे में दोस्तों नहीं है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। के में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चुनाव, आई जे के में चुनाव के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतने अनुच्छेद हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो फीडबैक के रूप में ज़रूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज। तो उत्तराखंड का पंचायती राज भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो बने रहिए तब तक। थैंक यू सो मच।